हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी में लगभग हमने सभी चैप्टर कवर कर लिए हैं। और आज का जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इनके प्रकार क्या क्या हैं, इनका काम क्या क्या है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि थायमिन और ग्वानिन एडेनिन इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज के सेशन में, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद में डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ेंगे हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो इसके प्रकार होते हैं दो। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल देखे जाते हैं। दो प्रकार के क्या होते हैं न्यूक्लिक अम्ल? एक तो हो गया आपका आरएनए, दूसरा डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म और डीएनए की फुल फॉर्म की बात हम अभी आगे करने वाले हैं। उससे पहले हम जानेंगे जो न्यूक्लिक अम्ल है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले आपके वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिस्टर। फ्रेडरिक मिस्टर नामक एक वैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया। उसके बाद में न्यूक्लिक जो टर्म है, जो न्यूक्लिक शब्द है, ये किसने दिया था? ये दिया था आपके अल्टमैन ने। न्यूक्लिक शब्द की बात करें तो आपके अल्टमैन ने दिया था। न्यूक्लिक अम्ल की खोज की बात करेंगे तो फ्रेडर मिस्टर ने दिया था। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक होता है आपका आरएनए, दूसरा डीएनए। आरएनए के फुल फॉर्म की बात करें तो ये आपको याद रखना है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या याद रखेंगे? राइबो न्यूक्लिक अम्ल या फिर एसिड। ऐसे ही डीएनए को याद रखेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये दो प्रकार के आपके हो जाएंगे क्या? न्यूक्लिक अम्ल। आगे बात करते हैं डीएनए की। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसकी बात करेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या माना जाता है? वो भी आपका डीएनए माना जाता है। जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? मतलब कि वंशागति के जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो किसके कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं? वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं डीएनए के कारण। किसके कारण जाते हैं? डीएनए के कारण। और डीएनए जो है इसके जो खंड होते हैं, डीएनए के खंड, डीएनए के खंड की बात करें इसको कहते हैं जीन। जीन के बारे में हमने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। जीन क्या है? तो डीएनए के खंड को हम जीन कहते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है डीएनए के खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए कोशिका के केंद्रक में। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो आपका है कोशिका में पाया जाएगा, किसी भी कोशिका में। कोशिका में भी कौन कौन सी कोशिकांग में पाया जाता है? तो एक तो आपका पाया जाएगा केंद्रक में, दूसरा आपका पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और लवक यानी कि प्लास्टिड में भी डीएनए आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ? केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियर में, न्यूक्लियस में, और माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लास्टिड में भी आपको डीएनए देखने को मिलेगा। आगे बात करें बैक्टीरिया में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसी भी बैक्टीरिया की अगर बॉडी आप देख रहे हैं, किसी भी जीवाणु की बात करें अगर, तो जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसीलिए जो कोशिका, जो डीएनए है वो कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म
प्लाज्म, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। वो भी किस तरीके का होता है? वृत्ताकार, पर वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार। जबकि आप किसी भी ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो डीएनए इस तरीके से होता है, परंतु जो आपकी बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है, जीवाणु की सेल में, बैक्टीरिया की सेल में जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है, और पूरा जो आपका साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य है इसी में फैला हुआ पड़ा होता है, फैला हुआ होता है। आगे बात करते हैं। तो यह वृत्ताकार होता है यानी कि किसमें? तो आपको बताना है जीवाणु की कोशिका में। जीवाणु की कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। किस प्रकार होगा? तो वृत्ताकार होगा, और इसको हम कहेंगे प्लाज्मिड। क्या कहेंगे? प्लाज्मिड। जो वृत्ताकार डीएनए है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्लाज्मिड। और ऐसा डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऐसा डीएनए एक जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है, जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है। आगे बात करें डीएनए की संरचना की। डीएनए की संरचना की जब हम बात करते हैं तो डीएनए की जो संरचना बनती है वो दो प्रकार से बनती है। एक तो बनेगी रासायनिक संरचना, एक कैसी बनेगी? रासायनिक संरचना। दूसरा बनती है भौतिक संरचना, भौतिक, फिजिकल स्ट्रक्चर। एक तो केमिकल स्ट्रक्चर, दूसरा फिजिकल स्ट्रक्चर। केमिकल की बात करें तो उसमें तीन प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं। कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं डीएनए में? तो एक तो होता है शर्करा। कौन सी शर्करा होती है? तो इसमें याद रखेंगे पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। डीएनए की जो संरचना होगी वो दो प्रकार से होगी, एक तो रासायनिक संरचना, दूसरा भौतिक संरचना। रासायनिक संरचना में तीन रसायन होंगे, एक होगा आपका पेंटोज शर्करा, दूसरा होगा नाइट्रोजीनियस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजीनियस बेस होंगे यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार होंगे, और अगला होगा फास्फेट समूह। अगला कौन सा होगा? फास्फेट समूह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्षार की बात करें तो क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो याद रखेंगे प्यूरिन। कौन सा? प्यूरिन। दूसरा पिरिमिडिन, पिरिमिडिन। दो प्रकार के क्षार पाए जाएंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। शर्करा कौन सी? पेंटोज शर्करा। नाइट्रोजीनियस बेस यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। आगे फास्फेट समूह। फास्फेट समूह जो है ये डीएनए की अम्लता के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? अम्लता के लिए, डीएनए की अम्लता के लिए ये उत्तरदायी होता है। कौन? फास्फेट समूह। नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें तो प्यूरिन और पिरिमिडिन दो प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेस हैं। इनके भी दो दो प्रकार होते हैं, इनके भी क्या होंगे? दो दो प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे? तो याद रखेंगे एडेनिन, ग्वानिन। प्यूरिन में कौन कौन आ जाएगा आपका? एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, और दूसरा आ जाएगा ग्वानिन, ग्वानिन। एडेनिन को हम लिखेंगे ए से और ग्वानिन को लिखेंगे जी से। इसमें दूसरा कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका थायमीन और साइटोसिन। इसके कौन कौन से दो हो जाएंगे? थायमीन और साइटोसिन। थायमीन इसको लिखेंगे हम टी से और दूसरा आ जाएगा साइटोसिन, इसको हम लिखेंगे सी से। तो ये चार प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेस हो जाएंगे। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन। अब किसी भी स्ट्रक्चर में क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर में जैसे कि आपने देखा इसका, ये है आपका डीएनए। तो डीएनए में इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी संरचना। ये होती है डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब द्विकुंडलित, द्विकुंडलित।
कुंडलित। जो डीएनए है ये कैसी संरचना है? द्विकुंडलित है, जो कि वाटसन और क्रिक ने दी थी। वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, वाटसन, और दूसरे वैज्ञानिक थे क्रिक। इन्होंने मॉडल दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, यानी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी थी। अब इसको अगर आप खोलेंगे तो एकदम सीधी सीधी संरचना आपको दिखाई देगी। ये आपकी सीधी संरचना दिखाई देगी किसकी? डीएनए की, जब इसको आप खोलेंगे। तो इसमें होता क्या है, इस तरीके से आपको नाइट्रोजीनियस बेस आपको दिखाई देंगे। ये आपका नाइट्रोजन युक्त क्षार हो गया, इधर भी आपका नाइट्रोजन युक्त क्षार हो गया। फिर इसी नाइट्रोजन युक्त क्षार से कौन जुड़ा होता है? इसी नाइट्रोजन युक्त क्षार से आपकी जुड़ी होगी पेंटोज शर्करा। यहाँ पे क्या जुड़ेगी? पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। और फिर पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है कौन? पेंटोज शर्करा से जुड़े होते हैं आपके फास्फेट ग्रुप, फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। ऐसे ही इधर भी ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन युक्त क्षार है, इसके बाद में यहाँ पर जुड़ेगा आपका कौन? पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा का मतलब इसमें जो है कार्बन के 5 अणु होते हैं। कार्बन के कितने अणु होते हैं? 5 अणु होते हैं। और फिर इससे जुड़ा होता है फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड में लिखेंगे जो आपका डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। क्या है ये? बहुलक है। कहने का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के एक डीएनए बनता है। तो हम बात करेंगे एक न्यूक्लियोटाइड की। एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होगा? तो एक न्यूक्लियोटाइड में आपके ये 3 चीजें होंगी। कौन होगा? नाइट्रोजन युक्त क्षार होंगे। उसके बाद में साथ में ही क्या होगा? पेंटोज शर्करा होगी। पेंटोज क्या होगी? शर्करा होगी। और साथ में ही क्या होता है? फास्फेट ग्रुप होता है। फास्फेट क्या होता है? ग्रुप होता है। तो ये 3 चीजें जो आपकी देखने को मिलती हैं, इन तीनों को मिलाकर के बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के गुणसूत्र बनाते हैं। फिर जैसे ये एक लाइन हो गई, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन यहाँ दूसरा नाइट्रोजन युक्त क्षार हो गया। ऐसे ही फिर से पेंटोज शर्करा, फिर से फास्फेट ग्रुप, इधर भी ऐसे ही पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही ये भी इधर। तो कुल मिला के ऐसी ही बहुत बड़ी संरचना बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे? डीएनए कहेंगे। साथ में ये याद रखना है जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ये पूछ लिया जाता है कि जो डीएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार यानी कि जो जुड़े हुए होते हैं वो किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो वहां पर आपको लगाना है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि जो क्षार थे शर्करा में, पेंटोज शर्करा, जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? प्यूरिन और पिरिमिडिन। फिर हमने देखा था प्यूरिन के 2 भाग कौन कौन से थे? एक था आपका एडेनिन, दूसरा आपका ग्वानिन। दूसरा क्या था? ग्वानिन। ऐसे ही पिरिमिडिन के भी 2 थे। कौन कौन से? थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन। साइटोसिन। थाइमिन को टी से लिखेंगे, साइटोसिन को सी से, एडेनिन को ए से और ग्वानिन को जी से लिखेंगे। अब ये क्षार किस तरीके से जुड़े होते हैं ये भी समझ लीजिएगा। तो जो एडेनिन है, एडेनिन जो क्षार है वो किससे जुड़ेगा? याद रखेंगे एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा। एडेनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन से जुड़ेगा, यानी कि एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। ऐसे ही ग्वानिन भी किससे जुड़ेगा? ग्वानिन जुड़ेगा आपका साइटोसिन के से, साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है।
ग्वानिन साइटोसिन से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से पूरे डीएनए में सी जुड़ेगा किससे, जी से यानी कि साइटोसिन ग्वानिन से, ए जुड़ेगा किससे, थायमिन से यानी कि जो एडेनिन है वो थायमिन से जुड़ा होगा। कहीं पर भी हो परंतु ये दोनों साथ में ही जुड़ते हैं, साथ में ही जुड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। एडेनिन थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ते हैं। किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, तो आपको याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। जो डीएनए है वो किसका बहुलक है, तो वो बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है, पेंटोज शर्करा होती है और फास्फेट ग्रुप होता है। और क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। तो इस तरीके से थी आपकी बहुत रासायनिक संरचना डीएनए की। अब हम बात करते हैं डीएनए की कौन सी संरचना के बारे में, डीएनए की भौतिक संरचना के बारे में। इसमें क्या क्या देखना है, तो द्विकुंडलित संरचना है, डबल हेलिक्स मॉडल है, ये आपने अभी देखा। किसने दिया था, तो ये दिया था आपके वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और दूसरे वैज्ञानिक थे क्रिक। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, किसका दिया था, डीएनए का। कब दिया था ये भी याद रखेंगे, तो ये दिया था आपका 1953 में, 1953 में इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ये आप समझ चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए की एक कुंडल की लंबाई, कुंडल क्या है, जब अभी हमने डीएनए बनाया था तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से। तो डीएनए का जो ये एक आप भाग देख पा रहे हैं, ये वाला यहां से यहां तक, ये है एक कुंडल, एक हेलिक्स। एक हेलिक्स की लंबाई दी हुई है, एक हेलिक्स की लंबाई यानी यहां से यहां तक ये कितना लंबा है, ये है आपका 34 एंगस्ट्रॉम। कितना लंबा, 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है। ऐसे ही व्यास की बात करें, व्यास का मतलब यहां से ये बीच वाली दूरी देखेंगे, ये कितना है, ये है 20 एंगस्ट्रॉम। ये कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो इतना याद रखना है कि डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। 20 का आधा आप याद रखते हैं त्रिज्या, यानी कि 10 एंगस्ट्रॉम इसकी त्रिज्या यानी आधी दूरी होती है। एक कुंडल में 10 जोड़ी नाइट्रोजीनियस बेस यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। कितने, 10 जोड़ी। एक कुंडल में यहाँ पर 10 जोड़ी नाइट्रोजीनियस बेस इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो इतना आपको डीएनए के बारे में याद रखना है। डीएनए मॉडल किसने दिया, डीएनए पहली बात तो क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है, यानी कि द्विकुंडलीय संरचना है, जो कि वाटसन और क्रिक ने 1953 में दी थी। उसके बाद में इसमें क्या क्या होता है, तो यह जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, और एक न्यूक्लियोटाइड में आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शर्करा और उसके बाद में फास्फेट ग्रुप। अगर आप फास्फेट ग्रुप यहाँ से हटा देते हैं, एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, अगर यहाँ से फास्फेट ग्रुप हटा देंगे यानी कि नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार और पेंटोज शर्करा, इनको मिलाकर के कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। जबकि ये क्या था, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शर्करा फास्फेट ग्रुप की भी शामिल करते हैं, फास्फेट ग्रुप नाइट्रोजन युक्त क्षार और पेंटोज शर्करा भी शामिल करते हैं, जबकि न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप को शामिल नहीं करते हैं। तो इतना याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। क्षार याद रखने हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन के भी 2 भाग, यानी प्यूरिन भी 2 प्रकार का, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन में आपका आएगा थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है, सॉरी एडेनिन जो है आपका थायमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के से जुड़ेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
तो आज की क्लास में सिर्फ हमने पढ़ा है डीएनए और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आरएनए, क्योंकि अभी हमने जो डिस्कस किया था न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए जो है आज की क्लास में, कल की क्लास में हम आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी और आपको कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू।